नमस्कार दोस्तों, पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने फिज़िक्स में फ्रिक्शन का जो सारा थ्योरेटिकल टॉपिक से सारा कवर कर लिया था। आज हम फ्रिक्शन के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और जो जेई मेंस 2022 में अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आए हैं, और इससे पहले जो जेई के एग्ज़ाम हुए 2020 का एक एडवांस का क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँ जो फोर्स के ऊपर है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आइए शुरू करें। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो आपको करने में मज़ा आएगा। इनमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। सो लेट अस ट्राई दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। आइए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ 6 मीटर लेंथ इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल सच दैट ए पार्ट ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग ओवर द एज ऑफ अ टेबल। द सिस्टम इज एट रेस्ट। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द सरफेस ऑफ टेबल इज 0.5। The maximum length of the chain hanging from the table is इतने डैश मीटर। सो सबसे पहले एक डायग्राम तैयार कर लेते हैं। लेट अस से ये एक टेबल है। सो टेबल से कोई चेन है, यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 6 मीटर इज़ हैंगिंग। 6 मीटर उसकी टोटल लेंथ है। उसमें से कुछ एक लेंथ, लेट अस से ये एक जो है इस प्रकार की हम एक अज्यूम कर सकते हैं। इस प्रकार की हमारी एक चेन है जो कि हैंग कर रही है। इसमें से कुछ पोर्शन हैंग कर रहा है, कुछ पोर्शन उसके टेबल पे है, सच दैट जो नीचे वाला पोर्शन है, जो इसका वेट है, वो ऊपर वाले जो यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू एन, ये दोनों को बैलेंस कर रहा है। मतलब इसका वेट जितनी टेंशन क्रिएट कर रहा है चेन में, लेट अस से टी इज़ द टेंशन, इधर भी टेंशन टी होगी, तो इसका जो वेट है, इस पार्ट का जो वेट है लेट अस से एम जी, ये इसको बैलेंस कर रहा है। इसके इस वाले जो हमारा इस साइड जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको बैलेंस कर रहा है, इसलिए ये स्टेबल है। हमें म्यू दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 0.5। हमें कहा गया इसकी वैल्यू निकालनी है जो इसका पार्ट हैंग कर रहा है। सो इसमें हमें क्या करना है फ्रेंड्स, लेट अस से जो ये पार्ट हैंग कर रहा है इसकी लेंथ एल है। अज्यूम कर लेते हैं इसकी लेंथ एल है क्योंकि टोटल लेंथ 6 मीटर दी हुई है। सो इसकी बाकी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 माइनस एल, क्योंकि टोटल लेंथ हमें 6 दी हुई, तो ये हमारी होगी 6 माइनस एल मीटर। ये हमने अज्यूम कर लिया एल मीटर। सो नाउ अज्यूम कि इसका जो टेंशन है, नीचे जो टेंशन टी लग रही है, टेंशन टी फ्रॉम दिस पार्ट, टेंशन टी कितना वेट ले रही है, एल पार्ट का वेट ले रही है। एल पार्ट का वेट कितना होगा, एल पार्ट का वेट होगा, अगर लेटा से इसका पूरे का वेट जो है एम है, एम डिवाइडेड बाय अगर टोटल लेंथ एल है, सो इस पार्ट का वेट कितना होगा इनटू स्मॉल एल। सो ये इतना वेट हो गया, इतना टेंशन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द चेन डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द चेन, मास पर यूनिट लेंथ एम बाई एल इंटू स्मॉल एल इंटू जी। सो ये टेंशन होगी इसमें, और इस साइड जो टेंशन है टी इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, क्योंकि ये हमारा स्टेबल सिस्टम है, ये मूव नहीं कर रहा। उसने कहा है द सिस्टम इज एट रेस्ट। सिस्टम इज एट रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम में है, सारी की सारी फोर्सेज इक्विलिब्रियम में एक्ट कर रही हैं। टी इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू हमें दी हुई है, म्यू की वैल्यू कितनी है हमारी, दैट इज 0.5। सो दिस इज 0.5। एन इज नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन हमारी इसके ऊपर जो मिल रही है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ इतने पार्ट का वेट। सो इतने पार्ट का जो वेट है जो टेबल के ऊपर है वो कितना है, मास पर यूनिट लेंथ एम बाई एल इंटू इसकी लेंथ कितनी है 6 माइनस एल इंटू जी। सो ये हमने टेंशन इधर से कैलकुलेट कर ली, यहाँ से टेंशन इतनी है, यहाँ से इसमें टेंशन इतनी है, क्योंकि टेंशन इन द चेन जो है यूनिफॉर्म चेन है, यूनिफॉर्म चेन है तो इसमें टेंशन सेम होगी हर एक पार्ट में। सो टेंशन को हम इक्वेट कर देते हैं, इन दो इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देंगे। एम बाई एल मास पर यूनिट लेंथ इंटू एल इंटू जी, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0.5 इंटू मास पर यूनिट लेंथ इंटू जो ऊपर वाली लेंथ है 6 माइनस एल इंटू जी। सो यहाँ तक फ्रेंड्स क्लियर है। यहाँ तक फिजिक्स जो लगनी थी वो यही थी फिजिक्स, कि इतने पार्ट का वेट, इतने पार्ट का जो स्टैटिक फ्रिक्शन आ रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन को जो टेंशन आ रही है, दोनों स्टेबल कर रहा है, सिस्टम एट रेस्ट पे है। फिजिक्स खत्म हो गई है, अब सिंपल मैथमेटिक्स है। एम बाई एल से एम बाई एल कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपका आ गया एल इज इक्वल टू 0.5 इंटू 6 माइनस एल। इसको मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लूँ, 0.5 इंटू 6 विल बिकम 3 माइनस 0.5 इंटू एल, इस साइड है एल,
दिस इम्प्लाइज 1.5, इसको मैं इस साइड ले आऊँ, L इज इक्वल टू 3, इट मीन्स L इज इक्वल टू 2। सो आंसर इज 2 मीटर। सो अगर 6 मीटर उसकी लेंथ है तो 2 मीटर हैंग कर रहा है नीचे और बाकी 4 मीटर टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। इस प्रकार पड़ा है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन आ रही है, टेंशन उसको बैलेंस कर रही है। सो आंसर इज 2 मीटर। सो बड़ा ही ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिस्क विद ए फ्लैट स्मॉल बॉटम बीकर प्लेस्ड ऑन इट। एक कोई डिस्क है, उसके ऊपर एक बीकर रखा हुआ है। एट ए डिस्टेंस कैपिटल R फ्रॉम इट्स सेंटर is revolving about an axis passing through the center and perpendicular to its plane with an angular velocity omega. The coefficient of static friction between the bottom of the beaker and the surface of the disc is mu. The beaker will revolve with the disc if, फिर उसके बाद इनइक्वालिटीज हैं। R जो डिस्टेंस है जितना सेंटर से दूर है लेस देन इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा स्क्वायर। R शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर। R शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड 2 ओमेगा स्क्वायर। R शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू जी बाय 2 ओमेगा स्क्वायर। ये जेईई मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने कोई भी क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आपने उसका डायग्राम तैयार करना है। सो इस केस में डायग्राम, रफ डायग्राम क्या हो सकता है, कोई भी एक डिस्क है, लेट अस से दिस इज द डिस्क, और ये डिस्क के सेंटर के अराउंड जो एक्सिस जा रही है, सो ये इस प्रकार से ओमेगा से एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रही है। उसने कहा स्मॉल डिस्क विद फ्लैट स्मॉल बॉटम बीकर प्लेस एट डिस्टेंस कैपिटल R ऑन इट। सो यहाँ पे इस डिस्टेंस से कैपिटल R की दूरी पे एक बीकर रखा हुआ है जिसका कि बॉटम फ्लैट है, विद ए फ्लैट स्मॉल बॉटम बीकर प्लेस्ड ऑन इट। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये रफ सरफेस है और यहाँ पे जो है म्यू हमें दिया हुआ है। इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू सर्फेसेज इज म्यू, ये लिखा हुआ है। ए डिस्क विद ए फ्लैट स्मॉल बॉटम बीकर प्लेस्ड ऑन इट एट ए डिस्टेंस कैपिटल R फ्रॉम द सेंटर इज रिवॉल्विंग अबाउट एन एक्सिस passing through the center and perpendicular to its plane through the center and perpendicular to its plane with an angular velocity omega. The coefficient of static friction between the bottom of the beaker and the disc, surface of the disc is mu. Beaker will revolve. बीकर कब रिवॉल्व करना शुरू कर देगा? बीकर कब रिवॉल्व करेगा फ्रेंड्स? जब बीकर को जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होगी रिवॉल्व करने के लिए, दैट इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, ये मिलना शुरू हो जाएगा तो रिवॉल्व हो जाएगा। अब बीकर को जो रिवॉल्व होने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगी? दैट फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। जो हमारी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू है, नॉर्मल रिएक्शन एन है, तो इस केस में लेट अस से एन इज इक्वल टू एम जी। अगर m इसका मास में ज्यूम कर लूँ, m मास है बीकर का, सो म्यू इंटू एन, एन इज इक्वल टू एम जी। सो ये जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है कौन प्रोवाइड करेगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ओनली। सो फ्रिक्शनल फोर्स इस केस में कितनी है? म्यू एन। सो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है? mr ओमेगा स्क्वायर। अभी हमने इनइक्वालिटीज का डिसाइड करना है, तो जहाँ कहीं भी फ्रेंड्स कंफ्यूजन हो तो आपको ये याद रखना है कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमारी है, लेट अस से अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स की बात करूं, दैट इज इक्वल टू म्यू एन और दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एम इंटू जी। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों में इनइक्वालिटीज हमने देखना है। इनइक्वालिटीज कैसे आएंगी कि ये आर, यहाँ पे कैपिटल आर कर लें इसको, ये इसका सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो सेंट्रीपिटल फोर्स में ये आर, इसका जितना डिस्टेंस है ये उतने से रिवॉल्व करेगा। सो सेंट्रीपिटल फोर्स में यहाँ पे इनइक्वालिटीज कैसे आएंगी? जो सारी की सारी फ्रिक्शनल फोर्स ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इतनी बड़ी होनी चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स इतनी बड़ी होनी चाहिए कि दिस शुड बी मोर देन और इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, ये ध्यान देने वाली बात है। इनइक्वालिटीज कैसे आएगी कि इनइक्वालिटीज इस तरफ आएगी या इस तरफ आएगी, ये चीज़ बड़ी होनी चाहिए कि ये चीज़ छोटी होनी चाहिए। सो सिंपल आपने निकालने का तरीका क्या है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है लेट अस से वो उसको चाहिए 3 न्यूटन। सो 3 न्यूटन चाहिए, 3 न्यूटन चाहिए मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स उसको 3 न्यूटन घूमने के लिए चाहिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। सो ये 4 न्यूटन होनी चाहिए या कम से कम 3 न्यूटन होनी चाहिए। सो इसका मतलब है म्यू एम जी शुड बी मोर देन और इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। सारी की सारी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये म्यू एम जी ने देनी है।
सो सेंट्रीपिटल फोर्स इससे कम होनी चाहिए, ये फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो घूमना शुरू कर देगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं R शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू जी डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। सो ये आपका आंसर आ गया। बेसिकली यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ देखनी थी कि इनइक्वालिटीज़ किस तरफ आएंगी। रफ डायग्राम तैयार करिए, रफ डायग्राम से आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें अगर उसने रिवॉल्व करना है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, फ्रिक्शनल फोर्स देगा। फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स से, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। सो ये आपका आ गया, आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। सो बी इज द आंसर। सो ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जो मैंने आपको कर्विंग ऑफ द रोड सिखाया था या बैंकिंग ऑफ द रोड सिखाया था, तो उसमें ये चीज़ें सारी कवर होती हैं। आपको उसी में से ये कॉन्सेप्ट निकला है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्विंग ऑफ द रोड के ऊपर ही है। अ कर्व्ड इन अ लेवल रोड हैज़ अ रेडियस 75 मीटर। मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए कार टर्निंग दिस कर्व्ड रोड कैन बी 30 मीटर पर सेकेंड without skidding. If the radius of the curved road is changed to 48 meter and the coefficient of friction between tires and road remains the same, mu same रहता है, then maximum allowed speed will be. So maximum allowed speed निकालनी है। So हमें पता है, मैंने आपको कर्विंग ऑफ द रोड में टॉपिंग में जहाँ हम रोड कर्व होती है मैंने आपको करवाया हुआ है कि अगर ये टायर हैं सो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस केस में लेटर से म्यू एंड इसकी नॉर्मल रिएक्शन है, इस टायर पे नॉर्मल रिएक्शन N2 मिल रही है एंड N1 प्लस N2 हमारा होता था दैट इज इक्वल टू M इंटू जी। M इस कार का जो वेट है, जो व्हीकल जा रहा है उसका वेट म्यू एम जी है एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, जो रेडियस है इसका टर्न करने का। सो इससे ज़्यादा होनी चाहिए वैल्यू, जो अभी हमने इससे पहले भी किया। इसका मतलब होता था हमारा V कितना निकल आता था, V शुड बी लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जी आर। सो ये फॉर्मूला हम डिराइव करते थे। सो V की वैल्यू कितनी होती थी, स्क्वायर रूट लेस देन V शुड बी लेस देन और इक्वल टू, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इंटू जी इंटू आर। अब यहाँ पे हमें दिया क्या क्या हुआ है, हैज़ अ रेडियस ऑफ 75 मीटर। सो इनिशियल रेडियस हमें दिया हुआ है, सो V इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर, ये आप देख सकते हैं। सो V बाकी इसने कह दिया म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अनचेंज रह गया, सेम रह गया। उसके बाद आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले वेलोसिटी आपकी कुछ और है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार इज 30 मीटर विदाउट स्किडिंग। रेडियस अगर हम चेंज कर देते हैं, रेडियस ऑफ द कर्व इज चेंज टू 48, तब उसने कहा मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। सो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ R1। म्यू एंड जी क्योंकि उसने सेम कहा है, म्यू की वैल्यू सेम है, सो इसका मतलब है V2 इज इक्वल टू V1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ R2 अपॉन R1। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, पहले केस में वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, पहले केस में 30 मीटर। सो मैक्सिमम वेलोसिटी है 30 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, पहले केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पहले केस में हमारा 75 एंड सेकंड केस में कितना है हमारा, जो चेंज हो गया इज चेंज टू 48। सो फ्रेंड्स इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, इजी टू सॉल्व। आपको क्लियर है, हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करी हैं। V इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस, कितना उसने रेडियस जिससे उसने टर्न करना है। सो उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस इज़ इक्वल टू 30 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 48 को वी कैन राइट 3 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 75 वी कैन राइट 3 इंटू 5 इंटू 5। सो यहाँ से वैल्यू हमारी आ जाएगी 30 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे 6, सो दिस विल बिकम 24। सो ये वेलोसिटी कितनी होगी, 24 मीटर पर सेकंड होगी। सो इसमें आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम स्पीड जो होगी 24 मीटर पर सेकंड होगी। वैसे भी अगर पहले रेडियस ज़्यादा था, 75 था, तो उसमें वेलोसिटी 30 थी। अब उसने रेडियस ऑफ कर्वेचर कम कर दिया। इफ़ द रेडियस ऑफ कर्व्ड रोड इज़ 48 मीटर, रेडियस कम हो गया तो मैक्सिमम स्पीड हमारी 24 मीटर हो जाएगी। विदाउट स्कीडिंग 24 मीटर तक हम जा सकते हैं, उसके बाद हमारी स्कीडिंग होगी। सो ये हमने क्वेश्चन ट्राई किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं फ्रेंड्स। ये अनदर क्वेश्चन जो 2022 में आया हुआ, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ मास 40 kg स्लाइड्स ओवर अ सरफेस, ये रफ सरफेस दिया हुआ है। व्हेन मास ऑफ 4 kg सस्पेंडेड, 4 kg सस्पेंड किया हुआ है थ्रू इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग पासिंग ओवर फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन बिलो। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है between surface and the block is 0.02। acceleration of the block is, acceleration of the block हमें फाइंड करने को कहा गया है।
सो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये, हम पहले भी ऐसे क्वेश्चन करते रहे हैं। सो लेट अस से यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे भी टेंशन T होगी, और हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो स्मॉल के 4 kg है, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखेंगे। दिस विल बिकम 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4 इंटू ए। लेट अस से ये ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है, सो इसकी होगी ये इक्वेशन ऑफ मोशन। इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, दिस विल बिकम टी माइनस इस साइड है म्यू इंटू एन, टी माइनस म्यू इंटू एन, दिस इज इक्वल टू 40 इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बिकम 40g माइनस म्यू इंटू एन इज इक्वल टू 44 इंटू ए। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, 4 इंटू जी 10 माइनस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.02, 0.02 इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इस केस में कितना है, n इज इक्वल टू 40 इंटू जी, मास इंटू n इज इक्वल टू mg कितना नीचे एक्ट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 40 इंटू जी। सो यहाँ पे हम 40g नॉर्मल रिएक्शन होगी, सो 0.0 इंटू टी इंटू 40 इंटू जी, दिस इज इक्वल टू 44 इंटू ए। सो यहाँ पे हम सॉल्व कर लें, दिस इम्प्लाइज 40 माइनस यहाँ से ये 2 0 कैंसिल हो गए, 0 0, यहाँ पे आ गए 8, दिस इज इक्वल टू 44 इंटू ए। दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 44। इसमें हम इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर, 8 एंड 11, 4 से डिवाइड कर दें, 8 एंड 11। सो एक्सेलरेशन कितनी है, 8/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो डी इज़ द आंसर, 8/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन। इसके बाद एक एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ट्राई करते हैं। स्टूडेंट स्केट्स अप टू अ रैम्प दैट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ये कोई स्टूडेंट है, ये इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है, तो इसमें स्टूडेंट है कोई इस प्रकार से स्केटिंग करते हुए एक रैम्प के ऊपर चढ़ रहा है, ये 30 डिग्री एंगल है। उसने कहा है शी स्टार्ट्स एज शोन इन फिगर एट द बॉटम ऑफ द रैम्प विद स्पीड v0। सो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v0 एंड वांट्स टू टर्न अराउंड ओवर अ सेमी सर्कुलर पाथ x y z। सो ये x दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, मैक्सिमम जहाँ पे रोटेट कर रहा है, एंड ये z दिया हुआ है, ऑफ रेडियस r, इसमें रेडियस कैपिटल R दिया हुआ है, ड्यूरिंग विच ही शी रीचेज अ मैक्सिमम हाइट h एट पॉइंट y। सो यहाँ पे जो पॉइंट y है, इस पॉइंट की जो हाइट है वो नीचे से h दी हुई है, during which he reaches maximum height h from the ground as shown in figure. Assume that energy loss is negligible and force required for this turn at the highest point, यहाँ पे highest point y के ऊपर is provided by his her weight only। मतलब उसका जो weight है वही उसको इस point पे necessary centripetal force जो है वो provide कर रहा है। Then उसके बाद ये 4 चॉइसेस हैं, ये हमें फाइंड करना है। v0 स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी आर, v0 स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल टू √3/2 इंटू जी आर। सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट x एंड z इज 0। x एंड z नीचे वाले पॉइंट है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन में जाना शुरू किया है, एंड z पे वो सर्कुलर मोशन से एग्जिट हो चुका है। सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट मैक्सिमम इज मैक्सिमम एट पॉइंट x एंड z। सो यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है। सो इन दोनों में से भी एक सही है, इन दोनों में से भी एक सही है, तो मल्टीपल जो राइट आंसर है इसमें। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। सो इसका मतलब है कि वो रैंप पे जा रही है, रैंप है, यहाँ से बच्ची जा रही है वेलोसिटी v0 के साथ। फ्रेंड्स ये मैक्सिमम हाइट जो है यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पहुँचती है बच्ची, दैट इज़ एट हाइट h, और यहाँ पे इसका वेट जो है, वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और इस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे हमें पता है अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल बिटवीन दी लाइंस इज आल्सो एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। सो ये हॉरिजॉन्टल का नॉर्मल हो गया, ये हमारा वर्टिकल, और ये वर्टिकल का ये वाली लाइन का स्लैंट एंगल का नॉर्मल हो गया हमारा ये वाला लाइन। सो ये हमारा एंगल हो गया थीटा। सो ये हमारा कॉम्पोनेंट होता है mg cos थीटा, एंड ये हमारा कॉम्पोनेंट होता है mg sin थीटा। सो फ्रेंड्स एट द हाईएस्ट पॉइंट जो उसने कहा है, एट द हाईएस्ट पॉइंट जो है फोर्स रिक्वायर्ड at the highest point is provided, force required for this turn, force required for turning a object is centripetal force, at the highest point is provided by weight only। so अगर उसका weight ही ये force provide कर रहा है फ्रेंड्स, तो इस केस में highest point पे क्या हो जाएगा, mg sin theta is providing the necessary centripetal force mv square by r। so इसका मतलब हो गया हमारा v square at the highest point क्या हो गया हमारा r इंटू जी इंटू थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री।
सो यहाँ पे sin 30 वैल्यू पुट कर देंगे, sin 30 डिग्री। सो इसका मतलब वी स्क्वायर की वैल्यू एट दी हाईएस्ट पॉइंट कितनी आ जाएगी, Rg/2। अब अगर हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो लोएस्ट पॉइंट पे इसकी किनेटिक एनर्जी है, एट द लोएस्ट पॉइंट इट इज़ हाफ mv², v0²। एट द हाईएस्ट पॉइंट उसकी वेलोसिटी v है, दैट इज़ हाफ mv², प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसकी, h, सो m इंटू जी इंटू एच। सो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड m से डिवाइड कर दूं इक्वेशन को, दिस विल बिकम v0² इज इक्वल टू v² प्लस 2 इंटू जी इंटू एच। सो ये फ्रेंड्स मेरी इक्वेशन आ गई। यहाँ पे मैं v की वैल्यू पुट कर दूंगा, ये बन जाएगी v0², दिस इक्वेशन विल बिकम सो यहाँ पे मैं इस v² की वैल्यू फ्रेंड्स पुट कर दूंगा, ये बन जाएगा v0² इज इक्वल टू Rg/2 प्लस 2 इंटू जी इंटू एच। सो यहाँ से एक इक्वेशन तो हमारी आ गई कि v0² माइनस 2gh इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी इंटू आर। सो ए इज़ द आंसर। आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, v0² माइनस 2 इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी इंटू आर। सो ये हमारा फर्स्ट ए पार्ट आ गया। सो इसका मतलब v0² एंड g एंड कैपिटल R में हमें रिलेशन पता चल गया, क्या रिलेशन होगा। अब बाकी के तो जो क्वेश्चन हैं 2, C और D, इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है। सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट x एंड z इज 0, सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम एट पॉइंट x एंड z। सो फ्रेंड्स x ये वाला पॉइंट है जहाँ पे सर्कुलर मोशन शुरू कर रहा है, एंड z ये वाला पॉइंट है जहाँ सर्कुलर मोशन खत्म कर रहा है। सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जो पॉइंट y है उसने क्वेश्चन में ये क्लियर किया है कि फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस टर्न एट द हाईएस्ट पॉइंट इज प्रोवाइडेड बाय वेट ओनली। सो यहाँ पे जो उसका, जैसे अगर वो टर्न कर रहा है लाइक दिस, इफ इट इज टर्निंग एट द हाईएस्ट पॉइंट लाइक दिस, सो यहाँ पे क्योंकि वो बिल्कुल एंगल पे है तो उसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है। इस केस में इसका वेट इस डायरेक्शन में mg sin थीटा एक्ट कर रहा है, सेंटीपिटल फोर्स वो दे रहा है। लेकिन एट पॉइंट z mg sin थीटा इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, सेंटीपिटल फोर्स उसकी एक्ट करनी चाहिए सेंटर की तरफ। एट पॉइंट x mg sin थीटा फिर इस तरफ एक्ट करेगा, सेंटीपिटल फोर्स उसकी एक्ट करनी चाहिए सेंटर की तरफ। सो क्या सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट x एंड z इज 0? नहीं, 0 नहीं होगी, क्योंकि अभी भी वो सर्कुलर मोशन में है। x पॉइंट पे तो वो सर्कुलर मोशन में एंटर कर रहा है। जब स्केटिंग करने वाला स्केटिंग करता है, उसको अपनी साइड डायरेक्शन चेंज करनी होती है फ्रेंड्स, तो आप कभी देखेंगे तो वो क्रॉस करता है ऐसे लेग्स। सो लेग्स क्रॉस करता है जब वो, उसको सेंटीपिटल फोर्स उसके वेट के द्वारा दी जा रही है। सो एट पॉइंट एंड x एंड z सेंटीपिटल फोर्स 0 नहीं है, क्योंकि अभी भी वो सर्कुलर मोशन में है, चाहे वो एग्जिट कर रहा है चाहे वो एंटर कर रहा है। सो सी पॉइंट गलत हो जाता है कि सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट x एंड z इज 0, नहीं, ये गलत है। हाँ, ये सही है कि उस पॉइंट पे जो mg sin थीटा उसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी जस्ट वो एंटर कर रहा है। mg sin थीटा कंटिन्यूस टू एक्ट अलोंग दी स्लांटिंग लाइन, और mg sin थीटा z पॉइंट पे भी स्लांटिंग लाइन के पास एक्ट कर रहा है, सेंटर में एक्ट नहीं कर रहा। लेकिन धीरे धीरे जब वो टर्न कर रहा है स्केटिंग करने वाला, तो धीरे धीरे उसका वेट जो है mg sin थीटा उसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी x और z पे y से ज़्यादा है। y से वेलोसिटी x और z पे ज़्यादा है। धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी जैसे ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। सो इसलिए यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम एट पॉइंट x एंड z। यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स उसको चाहिए क्योंकि वेट का कंपोनेंट उसको नहीं दे रहा। सो वी विल गो बाय द चॉइस डी, क्योंकि 0 नहीं है, ये श्योर है 0 नहीं है, इसलिए वो मैक्सिमम है x एंड z। मैक्सिमम एक्चुअल में कंपैरिजन इसको करना चाहिए, किसी पॉइंट के रेफरेंस में इसको मैक्सिमम लिखना चाहिए था, उसने मैक्सिमम बताया नहीं कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम कह रहा है। सो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि वो z के पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी y के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम कह रहा है, तो y के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके ऊपर x और z पे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है। सो इसलिए हम कह सकते हैं सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम एट पॉइंट x एंड z, 0 नहीं है। सो ये फ्रेंड्स ए और डी आंसर थे इसके। ये वाला क्वेश्चन इम्पल्स के ऊपर पूछा गया है। A solid horizontal surface is covered with a thin layer of oil. A rectangular block of mass 0.4 kg is at rest on this surface. An impulse of 1 Newton second is applied on the block at time t is equal to 0, so that it starts moving along x-axis with a velocity v is equal to v naught. v किस है, कितनी v है, v naught into e raised to power minus
t upon tau, where v naught is constant, tau is equal to 4 second. Displacement of the block in meters at t is equal to tau कितना होगा, टेक e रेस टू पावर -1 इज इक्वल टू 0.37. ये आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये जेई एडवांस 2018 में क्वेश्चन. सो अगर मैं इसका एक छोटा सा रफ डायग्राम तैयार करूं, इसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इसमें इम्पल्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है. हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसको थिन लेयर ऑफ ऑयल से लगाया हुआ है, मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस है. ऑयल मतलब किया हुआ है. रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास 0.4 kg इज एट रेस्ट ऑन द सरफेस. यहाँ पे मैंने इसको इम्पल्स दी. इम्पल्स क्या होता है फ्रेंड्स, इज इक्वल टू एफ डी टी इंटेग्रल, मतलब फोर्स इंटू टाइम. फोर्स इंटू टाइम उसने कहा 1 न्यूटन सेकेंड पे इम्पल्स दी, एंड इसकी वैल्यू हमें पता है, दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1. सो उसके बाद उसने कहा है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी. वेलोसिटी उसकी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है. इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कितना है, जब t जस्ट उसको टच ही किया है, 1 न्यूटन सेकेंड उसको इम्पल्स दी, मतलब उसको जस्ट टच किया, 1 न्यूटन सेकेंड उसको इम्पल्स दी, उसकी जस्ट t इज इक्वल टू 0 प्लस के ऊपर वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी, t इज इक्वल टू 0 प्लस के ऊपर उसकी वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया हमारा v इज इक्वल टू वी नॉट. t इज इक्वल टू 0 पुट करें, v इज इक्वल टू वी नॉट हो जाएगा. सो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, जस्ट आफ्टर इम्पल्स उसका मोमेंटम हो गया मास इंटू वेलोसिटी वी नॉट. इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, इनिशियल वेलोसिटी P1 है, इज एट रेस्ट. सो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है क्योंकि उसने कहा हुआ है कि इज एट रेस्ट. सो अगर ब्लॉक रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा इनिशियल मोमेंटम हो गया 0, एंड यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 1. सो इसका मतलब वी नोट कितना हो गया, वी नोट इज इक्वल टू 1/m मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 0.4. सो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 10/4 इज इक्वल टू 5/2. 5/2 मीटर पर सेकेंड इसकी हमारी वी नोट की वैल्यू आ गई. जो हमारा कांस्टेंट है वी नोट उसकी हमने वैल्यू निकाल ली, क्योंकि ये हमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है. अब उसके बाद हमें फ्रेंड्स दिया हुआ है वेलोसिटी एट एनी टाइम t इज इक्वल टू वी नोट इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई टाउ. वेलोसिटी क्या होती है, ds बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वी नोट इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई टाउ. यहाँ से हम इसका ds इज इक्वल टू, यहाँ से मैं इसका इंटेग्रल कर दूंगा, इंटीग्रल ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू डी टी. टाउ की वैल्यू कितनी है, 0 टू टाउ. टाइम कितना चेंज हो रहा है, 0 से टाउ. टाउ की वैल्यू में दी हुई है 4 सेकेंड. सो यहाँ से हमारा आ जाएगा इंटेग्रल 0 टू s. सो इस साइड आ गया हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हो गया वी नॉट, और यहाँ पे हमारा आ गया ई रेस टू पावर x का डेरिवेटिव. फ्रेंड्स ई रेस टू पावर x का इंटेग्रल आपको पता है, ई रेस टू द पावर ax का इंटेग्रल होता है, ई रेस टू द पावर ax ही होता है, डिवाइडेड बाय a हो जाता है, प्लस कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ लिमिट्स है तो यहाँ कांस्टेंट नहीं आएगा. सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टी बाई टाउ, लिमिट्स 0 टू टाउ, एंड डिवीज़न हो गई इसकी डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाई टाउ, जो यहाँ पे t का कोफिशिएंट है, माइनस 1 बाई टाउ t का कोफिशिएंट है. सो यहाँ पे आ गया माइनस वी नॉट इंटू टाउ इंटू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, टाउ की वैल्यू आ जाएगी ई रेस्ट बाय टाउ बाई टाउ, ई रेस्ट टू पावर माइनस 1 हो गया, 0 पुट करेंगे, ई रेस्ट टू पावर 0 हो गया 1. सो ये हमारी वैल्यू आ गई. इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ पता है. इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, वी नोट की वैल्यू हमें पता है 5/2. सो वी नोट की वैल्यू यहाँ पे है 5/2, 5/2 पुट कर दिया जी. टाउ की वैल्यू उसने दी हुई है 4 सेकेंड, टाउ की वैल्यू पुट कर दी 4 सेकेंड. 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस 1.37 दिया हुआ है. सो 1 माइनस 0.37 हमारा हो जाएगा 0.63, और ये माइनस को मैं अंदर एडजस्ट कर दूंगा तो यहाँ बन जाएगा प्लस 0.63. सो ये हमारा हो गया 2, 5 इंटू 2 10. सो ये हमारा आ गया 0.63 से आ गया 6.3 मीटर. सो आंसर इज 6.3 मीटर. सो ब्लॉक कितना मूव किया उसमें, 6.3 मीटर मूव किया हमारा ब्लॉक. 6.3 मीटर इज द आंसर. सो फ्रेंड्स आई होप क्लियर है, सिंपल इंटीग्रेशन थी, जस्ट हमें वी नोट की वैल्यू निकालनी थी. वी नोट की फिजिक्स यहाँ पे थी कि आपने इम्पल्स का फॉर्मूला निकालना है, इम्पल्स के फॉर्मूले से आपने जस्ट आफ्टर मोमेंटम कैलकुलेट करना है. आफ्टर मोमेंटम आपका v इज इक्वल टू वी नोट वेलोसिटी है, यहाँ से फॉर्मूले से आ जाएगा. यहाँ पे फिजिक्स आपकी खत्म हो गई, जहाँ पे आपने फिजिक्स से एम वी नॉट इज इक्वल टू 1 निकाल लिया, यहाँ पे आपकी वी नोट की वैल्यू आ गई.
उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है, उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, सिंपल इसमें आपने इंटीग्रेशन की है, इंटीग्रेशन के बाद आपको 6.3 मीटर आ गया है डिस्प्लेसमेंट। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने फ्रिक्शन के क्वेश्चन ट्राई किए हैं। सो आप फ्रिक्शन के ऊपर, फोर्स के ऊपर आप ढेरों क्वेश्चन ट्राई करें। मैंने कई एडवांस्ड के और क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन उसमें अब ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाने लगे हैं वो कंबाइन क्वेश्चन पूछता है। वो रोटेशनल मोशन भी उसमें डाल देता है, उसमें फ्रिक्शन भी होता है, उसमें ऑसिलेशन के स्प्रिंग भी लगा देता है, उसमें डिफरेंट क्वेश्चन वो कंबाइन कर देता है, मैकेनिक्स के सारे कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ रहा है। सो मैं अगले टॉपिक और करवाऊंगा। आई विल ट्राई टू डू मोर क्वेश्चंस ऑन फ्रिक्शन एंड फोर्स। जेई मेंस, एडवांस या नीट या ऐसे अच्छे एग्जाम्स में आए हुए हों, आप घर पे बैठ के अपने ट्राई करें। और मैं मैथमेटिक्स के भी अब और लेक्चर लेने जा रहा हूँ। मुझे काफ़ी लोगों का मैसेज आया कि भी मैथमेटिक्स आपने छोड़ दिया, तो नहीं छोड़ा नहीं है, पैराबोला हमारा चल रहा है। सो मैं पैराबोला के ऊपर और क्वेश्चन लूँगा, और फिजिक्स के भी आप ढेरों क्वेश्चन घर बैठ के, फोर्स के, फ्रिक्शन के, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो मैंने पहले कराई हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के आप क्वेश्चन ट्राई करें। आप बने रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।